नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने असल मायनों में परंपराओं को तोड़ा है, समाज की सोच को बदला है और भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। जी हम बात कर रहे हैं देश की फर्स्ट एंड ओनली सूमो रेसलर हेतल दवे की, जिन्हें प्यार से लोग सूमो दीदी भी बुलाते हैं। तो हम उनसे आपको मिलवाएं, उसके पहले जरा उनके बारे में आपको एक संक्षिप्त में उनका परिचय दे देते हैं। हेतल, जैसे मैंने आपको बताया, कि भारत की पहली महिला प्रोफेशनल सूमो रेसलर हैं। हेतल का जन्म 8 दिसंबर 1987 में मुंबई में हुआ। बचपन से उन्हें कुश्ती और मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी थी। उन्होंने 5 वर्ष की आयु से जूडो की ट्रेनिंग ली। भारत में जहां सूमो कुश्ती का कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, सूमो रिंग जैसी सुविधाएं सीमित थी, वहां हेतल ने अपने हौसले और मेहनत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का परचम लहराया। वर्ष 2008 में उन्होंने पहली बार एस्टोनिया में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। 2009 के वर्ल्ड गेम्स में उन्होंने महिलाओं की मिडिलवेट श्रेणी में 5वां स्थान हासिल किया। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 2008 में उनका नाम दर्ज हुआ और हेतल दवे ने सूमो कुश्ती के करियर से 2012 में संन्यास लिया। हेतल दवे की जिंदगी और संघर्ष पर एक फिल्म भी बनी है, सूमो दीदी बन चुकी है, जो अभी इंडिया में रिलीज नहीं हुई है। तो चलिए, ये तो आपको मैंने उनका एक संक्षिप्त परिचय दिया है, उनसे खुद आपको मिलवाते हैं। हेतल, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। थैंक यू सो मच। तो हेतल, इन सारी चीज़ों में एक बात दिमाग में आ रही है कि सारे खेल को छोड़ के आपने रेसलिंग, सूमो रेसलिंग का ख्याल, आप वो थॉट कैसे आया आपके मन में? एक्चुअली पता नहीं मुझे कहाँ से आया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं सूमो रेसलिंग खेलूंगी किसी दिन, या एज ए सूमो रेसलर मेरा नाम जाना जाएगा पूरे देश में। बट बोलते हैं ना कि जो डेस्टिनी होता है, जो आपके जो नसीब में लिखा होता है, वो आपको ढूंढ के लेके ही आता है। तो शायद वही हुआ मेरे साथ, क्योंकि जब मैंने सूमो रेसलिंग खेलना शुरू किया था तब विमेन को अलाउड नहीं था एक्चुअली सूमो रेसलिंग करना। जो प्रोफेशनल सूमो रेसलिंग होता है वो लेडीज नहीं करती है, विमेन नहीं करती है। तो उसके बाद भी मतलब मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और जब मैंने स्टार्ट किया था तभी इनिशियली मतलब बोलते ना 4-5 साल हुए थे लेडीज को सूमो रेसलिंग में इंट्रोड्यूस करके। तो वही है, मतलब मैं तो भगवान को और बोलते ना नसीब को, डेस्टिनी को ही सारा श्रेय देती हूँ, जिन्होंने मुझे सूमो रेसलिंग से मिलवाया। वैसे भी हेतल, आप हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, तो उन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया है। ये ख्याल इसलिए आ रहा है क्योंकि ना उस समय जब आपने शुरू किया तो ना कोई जगह थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना सुविधाएं थी, ना कोच थे। मतलब कैसे ये सारी चीजें आप कर पाई, कैसे आपने खुद को तैयार किया? तभी इंटरनेट भी इतना बोलते ना घर घर नहीं था। तो मैं साइबर कैफे में जाके स्टडी करती थी हर एक मैच। किसी दिन कोई किसी प्लेयर का मैच उठा के देख लिया, वो पूरा मैच स्टडी करती थी, मैं नोट्स बनाती थी। और अपने घर आके मैं अपने फादर को और ब्रदर को बैठा के उनको नोट्स, मतलब मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, मैंने क्या क्या वो वीडियो देख के सीखा, वो मैं उनको सिखाती थी, बताती थी कि ऐसे ऐसे करना है, मतलब ये प्लॉट है। तो एज अ कोरियोग्राफी हम उसको इनिशियली प्रैक्टिस करते थे, और फिर धीरे धीरे मतलब जैसे वो भी इंट्रोड्यूस हो गए गेम से, तो धीरे धीरे करके हम ट्रेनिंग करना हमने शुरू किया। हेतल, आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं जब ये पूरी चीज़ें सोच रही हूँ, जैसे कि आपने तो अपनी कमज़ोरी को ही अपनी ताकत बना ली। जाहिर सी बात है, आप बचपन में ओवरवेट रही होंगी, लेकिन आपने इस स्पोर्ट्स में अपना जो मकाम पाया है वो काबिले तारीफ़ है। तो कैसे ये पूरी चीज़ें हुई? जैसे आपने बताया कि घर वालों ने आपकी बहुत ज़्यादा मदद की, और कैसे आस पड़ोस के लोग रिएक्ट करते होंगे? जैसे होता है ना कि लड़कियों को तो जब ये कहो कि अरे बहुत मोटी हो गई हो, कैसी लग रही हो, सूमो रेसलिंग, इतना वेट गेन करके क्या होगा, तो ये सारी चीजें भी तो बहुत परेशान करती होंगी। कैसे आपने ओवरकम किया इसे? परेशान तो बहुत करती थी, बिकॉज जब बोलते ना, जब कोई लड़की या जब कोई इंसान एक आजकल एक पर्टिकुलर वेट, एक फिगर के तौर पे देखते हैं,
तो अगर उस फिगर से एक्सीड करते हो तो आपको आपके नाम से बुलाया ही नहीं जाता है पहली बात, या आपको मोटी या गेंडी या भैंसा या ऐसे करके बुलाते हैं। तो वही चीज होती थी, बट हमने मतलब मैं ऑब्वियसली मैं बचपन से ही स्पोर्ट्स में रही हूँ, तो मुझे नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आते नहीं है और मैं नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देती नहीं हूँ लाइफ में। तो जिनको जो बोलना था वो बोलते रह गए और मैं आगे बढ़ गई अपने लाइफ में। तो मैं बस यही देखती हूँ कि हम अपने पर्सनली लाइफ में अपन अपने आगे कैसे बढ़ सकते हैं। नेगेटिव तो आप कितना भी अच्छा करोगे तो भी नेगेटिव लोग बोलते हैं, और कितना भी बुरा करोगे तो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव तो सब होते ही है आसपास में। बट आप उस चीज को कैसे अपने ऊपर लेते हो वो इम्पोर्टेंट है। और ऑफ कोर्स मैं थी ओवरवेट थी, हमेशा से हेल्दी रही हूँ, और मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर वेट थी। तो मैंने उसी चीज को अपना एक पॉजिटिव वे में मैंने उसको लिया, और यही देखा कि मैं अपने इस वेट के साथ क्या कर सकती हूँ, और मैंने किया और मैं आगे बढ़ी। बिल्कुल, कमज़ोरी को ताकत बनाना कोई आपसे सीखे। लेकिन हेतल, आपकी इस पूरी जर्नी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रही है, तो कोई ऐसा भी मोमेंट आया जब लगा कि अब नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊँगी? कभी ऐसा हुआ, कभी गिव अप करने की इच्छा होने लगी कि नहीं हो पाएगा? मेरे लाइफ का हर एक सेकंड वैसा था कि मैं गिव अप कर दूं, हर एक सेकंड मेरा स्ट्रगल था। बिकॉज जब सुमो रेसलिंग मैंने चूज किया तो उसमें ऐसा था कि आपको स्पॉन्सर खुद ढूंढना पड़ता है। आपके जो कपड़े हैं, जो कॉस्ट्यूम था, वो कॉस्ट्यूम नहीं था मेरे पास। मैंने वो और तभी के टाइम पे इंटरनेट पे सिंस विमेन को इतना कंपटीशन हुआ नहीं था विमेन का, तो मुझे पता नहीं था कि क्या कॉस्ट्यूम पहना जाता है। बिकॉज मैन आप देखते हैं तो सिर्फ वो एक मवाशी बेल्ट पहन के ही खेलते हैं, और वही सारे इंटरनेट पे उस टाइम पे सब वीडियोस चलती थी। तो वो मवाशी बेल्ट तो मेरे पास था ही नहीं। कॉस्ट्यूम मुझे ढूंढना पड़ा, और सबसे बड़ा जो हर्डल हमेशा मेरे लाइफ में रहा है वो स्पॉन्सरशिप का रहा है। बिकॉज सुमो रेसलिंग पहले तो इंडिया में कोई जानता ही नहीं है, आज भी नहीं जानते हैं कि सुमो रेसलिंग इंडिया में कोई इंडिया से कोई गया जो खेला है। तो वो स्पॉन्सरशिप ढूंढना, बिकॉज मतलब कोई अच्छा कर रहा है तो कोई बुरा भी कर रहा है, तो होता है ना कि जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्रॉड करके किसी से पैसा ले लेते हैं और वो चीज करते ही नहीं है। तो वो सारे भी प्रोस्पेक्ट्स थे, वो सारे भी इश्यूज हुए कि तुम झूठ बोल के पैसा ले रहे हो, तुम कंपटीशन खेलने नहीं जाओगी, तो वो सब भी था। और इनिशियली तो पहले किसी ने मेरे पे भरोसा किया ही नहीं कि मैं सुमो रेसलिंग खेलने जा रही हूँ। तो उन मतलब जिनको भी मैंने बात किया, जिनसे भी मैंने हेल्प लेने की कोशिश की, तो उनको यही लगता था कि ये भी झूठ बोल रही है, मतलब जस्ट टू गेट सम मनी। तो मेरे लाइफ में हमेशा ऐसा हमेशा मतलब ऐसे ही हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के बाद ऐसा लगता था कि नहीं हो रहा है, आई विल गिव अप। हेतल, अब एक चीज़ और दिमाग में आ रही है कि एक तो ये मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है, दूसरा अपने देश का भी नहीं है। तो जब आप बाहर गई, अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, सारे मतलब विदेशी खिलाड़ी जिनके पास सब इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब कुछ था, उनके पास हर सुविधा थी, और उस बीच में आप एक अकेली भारतीय महिला, वो पल कैसा था? मतलब बोलते हैं ना कि आपके हाथ में तिरंगा है और आपने कुछ अचीव किया है दूसरी मिट्टी पे जाके, तो मतलब वो वन ऑफ मतलब बोलते हैं ना लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। तो जब मैं फर्स्ट टूर्नामेंट खेलने गई तब मैं छोटी थी, आई वाज इन माय टीन्स। तो यहाँ से मैं बिल्कुल अकेली, ना मेरे साथ कोई कोच, ना मैनेजर, ना कोई। तो हमने यहाँ से लाइक माय फादर, उन्होंने फोन किया फेडरेशन में, और जहाँ कंपटीशन हो रहा था एस्टोनिया में, कि मेरी बेटी अकेले आ रही है, तो और उसको कुछ पता नहीं है। तो मेयर, एस्टोनिया सिटी के मेयर खुद मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए, और उन्होंने मेरे साथ एक किसी पर्सन को रखा था जो उनकी मिनिस्ट्री में से था, और जिनको इंग्लिश बोलने आती थी, और वो हमेशा मेरे साथ थे एज अ गाइड। तो और मतलब घुमाने के लिए,
कहीं भी मुझे आना जाना था तो वो हमेशा मेरे साथ थे। जब मैं रिंग में उतरी उसके पहले लाइक मेरे पास मवाशी बेल्ट नहीं था, तो मवाशी बेल्ट के बारे में मैंने बताया उनको दैट मेरे पास नहीं है मवाशी बेल्ट, तो उन्होंने मवाशी बेल्ट अरेंज करके दिया। मुझे वो बेल्ट पहनना नहीं आता था, मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने गई थी, ना मेरे पास बेल्ट था ना मुझे वो बेल्ट पहनने आता था। तो जापान की टीम ने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे वो बेल्ट पहनवाया एंड पूरी जापानीज टीम मेरे लिए खड़ी थी। और जितने भी लोग थे मतलब पूरा जो कंपटीशन था वो इतने प्राउड थे कि इंडिया से कोई लड़की पहली बार आई और अकेले आई है। तो मैंने वहां जाके पूरा मैनेजमेंट का भी काम देखा, खुद किया, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना, जो एक कोच को काम करना होता है वो खुद मैंने किया। जब पहली बार तिरंगा लहराया गया और जब भारत का नाम लिया गया, वो एहसास कैसा था? बहुत 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 मतलब मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना तो मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे। और मैं आपसे बात करूं तो मैं भी वो फील कर सकती हूँ कि किस तरह का एहसास हुआ होगा उस वक्त आपको। जब मैं रिंग में गई तब एक अनाउंसमेंट हुई थी कि हेतल सुधीर कुमार दवे फ्रॉम इंडिया, और उसके बाद उन्होंने बोला दैट ये शी हैज कम ऑल अलोन फ्रॉम हर कंट्री एंड लाइक मतलब बोलते हैं ना कि प्लीज डू चीयर फॉर हर। तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया था और इंडिया इंडिया चीयर कर रहा था। तो उससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है कि मेरे पास अब मेरी टीम नहीं थी पर पूरा पूरा वर्ल्ड मेरे लिए खड़ा था और मुझे चीयर कर रहा था। तो मतलब ये तो सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। तो हेतल, आपने इतना लंबा सफर तय किया है, जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या लगता है, सार्थक रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल सार्थक रहा, और अगर मुझे और थोड़ी हेल्प मिली होती तो आज मतलब और भी मैंने मेहनत करके और भी अच्छा नाम किया होता। बट मैं कोई चीज रिग्रेट नहीं करती, मैंने किया जो भी किया, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव किया। और बस हिस्ट्री में नाम करना था और हिस्ट्री में नाम हो गया। आज कभी भी सुमो रेसलिंग इंडिया में नाम लिया जाएगा तो हेतल दवे का नाम होगा। और इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि अपने देश को आपने रिप्रेजेंट किया, तिरंगा लहराया और भारत का नाम रोशन किया। हेतल, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में अभी भी स्पोर्ट्स को जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें अभी भी कमी है? जो फाइनेंशियल सपोर्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट मिलना चाहिए, वो उसमें अभी भी कहीं ना कहीं कमी है? वेल जब पीछे मुड़ के देखती हूँ और अभी देखती हूँ तो ऑफ कोर्स बहुत बहुत डेवलपमेंट हुआ है। बिकॉज जब मैं खेलती थी, मैंने जूडो भी किया है जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, विच इज एन ओलंपिक गेम। तो मतलब जब हम किसी कंपटीशन के लिए जाते थे, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, जो मतलब उसमें और आज के जो डेवलपमेंट है बहुत डेवलप हुआ है। ऑफ कोर्स कुछ स्पोर्ट्स को लेके अभी भी अब अपने कंट्री में मतलब बोलते हैं ना कि थोड़ा बायस हो जाते हैं लोग। तो मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, बट अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। ऑफ कोर्स जब मैं अपना पुराना टाइम देखती हूँ और आज देखती हूँ तो इट इज अ वेरी गुड प्रोग्रेस एंड वी आर अ प्रोग्रेसिंग कंट्री। तो ऑफ कोर्स आप एक इंटरनेशनल एथलीट हैं, लेकिन अभी भी आपको करियर के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उस रिकॉग्निशन की कहीं ना कहीं कमी है जिसके कारण आपको ये स्ट्रगल करना पड़ रहा है? जी, वो तो बहुत कमी है। बिकॉज जब आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, जैसे आज मैं जाती हूँ, तो एक पूछते हैं ना कि आपको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो मुझे तो 30 साल का एक्सपीरियंस है, बट मैंने किसी और लाइक मैंने स्पोर्ट्स में मेरा एक्सपीरियंस है, बट स्पोर्ट्स में मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। बिकॉज ऑफ कोर्स there are many things which I don't want to point out because it is no point like I don't want to put that controversy in, but of course retire होने के बाद you have to have a career। तो अगर स्पोर्ट्स में करियर नहीं कर पा रहे तो किसी और चीज में एटलीस्ट करियर कर सके। तो मतलब एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में एक ऐसा कुछ प्रोविजन होना चाहिए। मी बीइंग शिव छत्रपति अवार्डी, मैंने महाराष्ट्र स्टेट का अवार्ड जीता है, but I don't have a job. I don't have a government job, nor
a private job because I am still struggling to find a job, a basic employment. चलिए इससे हट के बात करते हैं। आजकल आप इंस्टाग्राम पे बहुत छाई हुई हैं, आपकी रील्स मैं देख रही हूँ, बहुत बढ़िया रील्स आप बनाती हैं। तो ये हेतल स्पोर्ट्स से ये ग्लैमर का जो ट्रांजिशन है, ये कैसा हुआ और क्या आपको मतलब आर यू रियली एंजॉयिंग और ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है? Yeah, it's like I just enjoy putting reels. I just enjoy putting myself in front of people because of course I am more camera friendly बोलते हैं ना, तो it's just fun. आपने सारे मिथ तोड़ दिए। एक दिमाग में जो सूमो रेसलिंग आप सोचते हो तो फिर आपको लगता है कि एक फिक्स सी छवि होती है, ऐसी होगी, ये नहीं कर पाते होंगे, वो नहीं कर पाते होंगे, ओवरवेट होगी ना। तो आप ओवरवेट दिखती हैं, आप इतनी फिट हैं, इतना बढ़िया मैंने आपको देखा है डांस करते हुए, इतनी बढ़िया रील बनाती हैं। और तो और मैंने भोजपुरी में भी रील देखी है जो आपने बनाई है, मतलब हर लैंग्वेज में। तो कैसे कर पाती हैं इतना? बस मुझे पसंद है, मुझे एक्चुअली लैंग्वेजेस का बहुत शौक है एंड मैंने मतलब मी बीइंग राजस्थानी, I come from Rajasthan, like border of Gujarat and Rajasthan. तो गुजराती आती है, मारवाड़ी आती है एंड मैरिड इन यूपी, तो थोड़ी बहुत भोजपुरी समझ भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ सिंस माय मदर इन लॉ इज फ्रॉम बिहार। तो अच्छा। मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ कल्चर्स फॉर मी एंड आई एम एंजॉयिंग। मतलब बोलते हैं ना, मुझे एक्चुअली सिंगिंग का, डांसिंग का, ये इन सभी चीजों का बहुत शौक था। तो ये बताइए, शादी हो गई है तो शादी हो गई तो घर में सब डर के रहते हैं ना कि इससे थोड़ा डर के रहो? नहीं, they are also very supportive when it comes to people who are around me. तो सभी supportive है and they are also enjoying. मतलब my mother-in-law enjoys actually watching my reels. वो भी देखती है तो खुश होती है कि नहीं अच्छा कर रही है, मजा आता है उनको भी। चलिए हेतल, तो क्योंकि समय की कमी है, फटाफट जरा बता दीजिए, आपके नाम की मूवी भी बनी है, उसी में जरा मुझे ये भी बताइएगा कि सूमो दीदी ये नाम कैसे आपका पड़ा और इसी नाम पर मूवी भी बनी है आपकी। कब रिलीज हो रही है इंडिया में आपकी मूवी? मूवी हमारी ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल कर चुकी है, टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, कैलिफोर्निया फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है एंड मूवी हैज डन वेरी वेल इन दोज फिल्म फेस्टिवल्स। मेरी मूवी was in the top 30 in the California Film Festival, which is a very big achievement. Also, Sumo Didi पे एक thesis लिखा गया है जो all over the world film fraternity में study किया जाएगा। तो it is a very big achievement for Sumo Didi and hopefully India में बहुत जल्द रिलीज होगी और बहुत जल्द आप सबके बीच सूमो दीदी आएगी। ये सूमो के साथ दीदी कैसे लग गया? ये टाइटल आपका सूमो दीदी कैसे नाम पड़ा? मेरे पेरेंट्स ना मुझे दीदी दीदी करके बुलाते, वो हेतल या कोई और निकनेम से नहीं बुलाते, तो दीदी बोलते, बिकॉज मेरा भाई ने मुझे कभी दीदी नहीं बुलाया जबकि वो मुझसे छोटा है। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे दीदी दीदी करके बुलाते थे। तो जब वो शूट करने आए तो उन्होंने सुना कि दीदी दीदी बोलते हैं, तो वो लोग भी सब दीदी बोलते थे। तो देन द डायरेक्टर ऑफ दैट सेगमेंट, उनको लगा कि सूमो दीदी विल बी अ वेरी गुड फिट फॉर दिस वीडियो। तो उन्होंने वो टाइटल दिया और वहां से हर कोई, जब वो वीडियो रिलीज हुआ तो लोगों ने बहुत पसंद किया और उसके बाद हर कोई मुझे सूमो दीदी बुलाता था। तो दैट्स हाउ दिस नेम केम अहेड, सूमो दीदी। एक आखिरी सवाल हेतल, अगर आपसे कोई आके बोले कि वो सूमो रेसलिंग करना चाहता है, आप क्या उसे सलाह देंगी? जी बिल्कुल कीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो व्हाई नॉट, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगी। अगर आपको सीखना हो या आपको जो भी जिस चीज में भी आपको हेल्प लगे तो ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल हेल्प करूंगी। और मुझे खुशी होगी दैट सूमो रेसलिंग आगे बढ़ेगा, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प ऑलवेज देयर। आने वाले समय में आप खुद को कहाँ देखना चाहती हैं? मैं तो लोगों के बीच में ही देखना चाहती हूँ अपने आप को, और मैं हमेशा बस यही, जैसे आपने मेरी रील्स देखी या जैसे आपने मुझे जैसे फाइंड आउट किया या आपने इंस्टाग्राम पे देखा, फेसबुक पे देखा, वैसे ही बस चलते रहना है। हेतल दवे को बस आगे चलते रहना है।
चलिए, थैंक यू सो मच हेतल हमसे बातचीत करने के लिए। हम लोग थैंक यू सो मच। और श्रेष्ठ भारत की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।